खैर, हम लोग अपने अपने पसंद के नेताओं के और पार्टियों के चक्कर में पड़े रहें, कोई बात नहीं है। उनकी प्रशंसा करते रहें, उनका गुणगान करते रहें। देश और प्रदेश में चाहे जो कुछ भी हो रहा है, इससे हमें क्या सरोकार होना चाहिए। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना जब तक सामान्य होगा, देश में जब तक स्थितियां सामान्य होंगी, तब तक राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका रहेगा और दर्शन दीदार करने के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया रहेगा। अच्छा खासा वो भी आय का स्रोत है, जहां से एक बेहतर जो है इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। अच्छा खासा इनकम जब होगा, अच्छा खासा चढ़ावा चढ़ेगा, तो देश के काम किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। चाहे किसी का परिवार पालने के काम में आए, चाहे देश को एक बड़ा जो है आर्थिक रूप में सहयोग देने के काम में आए। मैं आप लोगों को दैनिक भास्कर की एक न्यूज के तरफ लेकर चलना चाहता हूं, जो प्रकाशित है, हमारे सामने है, और मैं जरा सा उस पर प्रकाश डाल दूं आप लोगों के बीच, तो बड़ा बेहतर होगा कि कोरोना से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्लान को धक्का। जी हाँ, बहुत हम लोग सुनाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोरोना में मतलब बहुत ग्रोथ कर रहे हैं या कर जाएंगे। हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, ऑक्सीजन बेच सकते हैं, दवाइयाँ भेजे हैं विदेशों को, कई एक देशों को, लेकिन कुछ मामले में देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के मामले में हम बांग्लादेश से पीछे हैं। हंगर इंडेक्स में 107 देशों में भारत 94 नंबर स्थान पर आया है। 107 देशों के एक हंगर इंडेक्स में एक तरह का शोध पत्रिका है वो, उसमें 94 नंबर पे स्थान आया है भारत का। भारत का बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का सपना तोड़ सकती है भूखमरी और खराब स्वास्थ्य सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, भूखमरी का तो पूछिए मत। कुपोषण और भूखमरी से तो आज से नहीं, मतलब ये है कि बहुत अच्छा खासा ये रिपोर्ट आपको, ये न्यूज आपको शायद थोड़ी देर के लिए एहसास कराएगी कि हम कहाँ थे, कहाँ चले आए। कपड़ा बेचना था कि भगवा बेचना था, क्या बेचना था, देख लीजिएगा जरा। ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में एक और जहां बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। विकसित देशों की तो बात दूर, भारत अपने पड़ोसी और कमजोर माने जाने वाले बांग्लादेश और वियतनाम तक से पिछड़ रहा है। शुक्रवार को बांग्लादेशी अखबारों में दावा किया गया कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, ये सत्य है, ये दावा ही नहीं है, ये सत्य है। इसको स्वीकार करना होगा, सहज रूप से स्वीकार करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रमुख आकार पटेल कहते हैं, बांग्लादेश और वियतनाम ने 2014 के बाद से सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ाया है। जी हाँ, जिसे जीडीपी वगैरह से नाम से आप लोग जानते हैं, वह जो है चीन तब से वहीं बना हुआ है जहां था। अरे भाई, वो पहले भी आगे था, वहीं बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मेक इन इंडिया लॉन्च होने के बाद भारत का औसत 16% से गिरकर 13% पर आ गया है। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं बताती है कि इनमें बांग्लादेश की सफलता का राज कपड़ा माना जा रहा है, जिसमें उसने अधिक से अधिक कर्मचारियों, खासकर महिला कर्मचारियों के जरिए तेजी से उत्पादन को और निर्यात को बढ़ाया है। अब देखिए, यहां पर कपड़ा उत्पाद से ज्यादा उसे ग्रोथ मिला है। यहां भगवा पहनाने की तैयारी के चक्कर में लोगों को जो है कपड़ा आयात निर्यात, इन सब विषयों पे, आयात तो ठीक है, निर्यात के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। देश की इकोनॉमी तब तेज बन पाएगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के सरकारी प्रयास कोरोना ने किए नाकाम। कोरोना ने किया, उसके पहले से क्या हालात हैं वो जान लीजिए। पिछले 2 दशकों में यानी लगभग 20 वर्षों में भारत एक उभरती आर्थिक शक्ति के तौर पर दुनिया में पहचान मिली थी भारत को। यानी ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, पिछले 20 वर्षों के दरमियान भारत को एक अलग तरह की पहचान मिल रही थी। भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन और साउथ कोरिया के विकल्प के तौर पे देखा जाने लगा था। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी भी भारत की क्षमताओं को भरपूर विश्वास दिखाते रहे। क्षमताओं में मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इसी विचार को आधार बनाकर शुरू की गई योजनाएं थी। इन सभी का मकसद देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना था। दैनिक भास्कर ने ये खबर छापी है और वह जो है बताना चाह रहे हैं कि पिछले साल भी जब कोरोना ने दुनिया भर के इंडस्ट्रियल इलाकों पर अपना बुरा प्रभाव डाला, पीएम मोदी ने इसे अवसर मानते हुए आत्मनिर्भर भारत का विचार सामने रखा। ठीक है, अब मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया। अब सरकारी आंकड़ों में भारतीय रिफाइनरियों में
कच्चे तेल रिफाइन किए जाने से साबित होता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी दूसरी जो लहर है ना, अब उसका क्या हाल रहा, अपने हाल का यहाँ पर आर्थिक आज़ादी के तौर पर या आर्थिक स्थिति के तौर पे क्या जा रहा है, वो समझने वाली बात है। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च में हेड ऑफ रिसर्च गौरव गर्ग कहते हैं, फिलहाल कंपनियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं क्योंकि कई राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन लगा रखा है, केवल आधे कर्मचारी के साथ काम करने की छूट दी गई है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। कई आर्थिक मोर्चों पर वाहवाही भी, लेकिन मूलभूत जरूरतों के मामले में फिसड्डी, एक हेडिंग है उसमें। तो उसमें कहा गया कि आर्थिक शक्ति बनने के अपने लक्ष्य के दौरान भारत ने पिछले सालों कई आर्थिक मोर्चों पर तेज तरक्की की। पिछले साल केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि खरीद क्षमता के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर का देश बन गया है, जिससे आगे सिर्फ अमेरिका और चीन है। खरीदने के मामले में समझिएगा, खरीदने की क्षमता के मामले में भारत ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट में भारत दुनिया में 63वें स्थान पर आ गया था। ऐसे ही आंकड़े ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से भी सामने आए थे, जिसमें भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई थी और 48वें स्थान पर पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर दुनिया का दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, समझिएगा, दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश यानी इंडिया। अब कहने का आशय यह है कि यह जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों में से 94 पायदान पर आ गया, यानी खतरनाक भूखमरी के स्तर पर। वहीं यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देश का नंबर 181 देशों में 131वां था। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 34.7% से ज्यादा बच्चे भूखमरी और कुपोषण से पीड़ित हैं। इसी तरह 2019-20 के लिए हुए 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत में बच्चों के अंदर कुपोषण की दर बढ़ी है। पिछले 5 वर्षों में कुपोषण की दर बढ़ी है। खास बात यह है कि NFHS 5 कोरोना प्रसार से पहले कराया गया था। अब समझिए इस बात को कि मायरा के मुताबिक आप, मायरा कौन है अभी बताते हैं आपको, आप इतने बड़े संकट को केंद्रीय स्तर पर ही नहीं संभाल सकते, अब हमें इसके हर छोटे बड़े प्रभाव के बारे में भी सोचना होगा। अगर आप फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ताइवान जैसे देशों को देखें तो वे इस तरह से सोचकर नीतियां बनाते हैं। हमें भी मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए महामारी के बाद ऐसा करना होगा। उन लोगों की नीतियों के जैसा हमें भी नीतियों पे काम करना होगा, ऐसा कहना है मायरा का। लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, देश कैसे बनेगा आर्थिक ताकत। कोरोना की दूसरी लहर में भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो लचर स्थिति दुनिया के सामने आई है, गांवों में लोगों को शिकार बनाते कोरोना के साथ उत्तर भारत की नदियों में तैरती लाशें। अब ये समझिए क्या दे रहा है मामला, मतलब कहीं ना कहीं ये हम लोगों को, जो दुनिया के नज़रों में देश और नागरिकों की रक्षा करने में जो नाकाम है जो देश, वो कैसे जो है आर्थिक स्तर पर इतना बड़ा टाइकून बनने का स्वप्न देख सकता है, ऐसा दुनिया वाले लोगों का सोचना है। जानकार कहते हैं कि किसी देश को कई पैमानों पर परख कर ही समृद्ध माना जाता है और सिर्फ आर्थिक तरक्की समृद्धि का पैमाना नहीं हो सकती। भारतीय योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया है वो, कि पूर्व सदस्य अरुण मायरा कहते हैं, मायरा यही थे, मायरा कहते हैं कि हम एक देश के तौर पर जैसी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का शोर मचाते आए हैं, उनका बोझ नहीं उठा सकते। देश की आर्थिक महत्वाकांक्षा लोगों को स्वप्न, स्वास्थ्य और सम्मान भरी जिंदगी देने की होनी चाहिए। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की यह महत्वाकांक्षा कूड़े के ढेर में फेंक दी जानी चाहिए और एक असली अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। अब सोचिए आप लोग, ये जो बातें मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार से अपने आप हुआ आर्थिक विकास। कहने का आशय यह है कि जब आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो
स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्य करना चाह रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया सेक्टर में हो, चाहे वो अपने छोटे छोटे लघु उद्योग लगाना चाह रहे हो, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपने देश में बहुत सारी ऐसी आपदाएं आ रही हैं, जैसे कि आप मान लो कोई भी योजना, कौशल विकास योजना, आप इस तरह की योजनाओं से अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन लेने में जितनी असुविधाएं हो रही हैं ना, इतने ज्यादा दलाल और इतने ज्यादा करप्टेड ऑफिसर ये सारे लोगों से गुजरते हुए लोगों को कहीं ना कहीं शोषण हो जा रहा है। पहले ही लोन दिलाने वाले कई एक लोग कहते हैं पहले पैसे लाओ फिर हम तुम्हें लोन देंगे, पहले तुम जमा करो, कुछ एडवांस जमा करो, तब हम तुमको लोन देंगे। उनका कौशल छोड़िए गया दूर, उनकी काबिलियत मारिए गोली, लेकिन उनको पहले अपना पेट भर लेना है, फिर लोगों को लोन देना है। आधा पैसा वो लोग लोन का अमाउंट को कमीशन में खा जाएंगे तो कौशल कहां से दिखेगा, कहां से लाभ होगा युवाओं को। इसी तरह से एंटरप्रेन्योर रूप में अगर कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करना चाहता है, कोई इस तरह का मुहिम चलाना चाहता है जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर वो अपनी छवि बना सके, कोई समाचार, कोई इंटरटेन का चैनल, कोई और चीजें, उसे भी बार बार डरना पड़ रहा है, घबराना पड़ रहा है कि कब न जाने कौन ये आरोप लगा दे कि तुम तो बुराई करने का अपना एक पायदान बना लिए हो और तुम्हें जो है बैन किया जाता है, तुम्हें ब्लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है। ऐसी तमाम समस्याएं आ रही हैं। इन सब चीजों के बाद भी हमें समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या चाहिए। हमें से मतलब है इस देश की आबादी को, इस देश की आबादी पिछले, ये मत सोचिए कि जो पिछली सरकारें थी वो घास छिल रही थी, वो लोग भी काम कर रही थी, वो लोग भी रोजगार दे रही थी, वो लोग भी, लोगों को देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि करप्शन उस समय भी था। कहां बंद हो गया पुलिस या करप्शन? क्या अब पुलिस थाने में घूस नहीं चलता? क्या अब पुलिस वाले आपसे रिश्वत नहीं मांगते? मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि पुलिस तो जरा सा भी नहीं बदली। लोग कहते थे मोदी बहुत सख्त हैं, योगी बहुत सख्त हैं, एकदम टाइट व्यवस्था हो जाएगी, किसी तरह का करप्शन नहीं रह जाएगा। भैया कहां गया वो दायरा, कहां गया वो बात? कोई करप्शन वरप्शन बंद नहीं हुआ है। हर विभागों में घूस चल रहा है आज भी, हर डिपार्टमेंट में घूस लेने वालों की एकदम मुंह खोल के बैठे हुए हैं लोग। कैमरे लग गए हैं, ये लग गए हैं, कुछ नहीं, टेबल के नीचे करप्शन चल रहा है भाई। एकदम खुल के आपसे घूस मांग लिया जाएगा। आप एक बार चौकी का दर्शन किसी मामले में करके देखिए, और आपको देना भी पड़ेगा। नहीं देंगे तो आप उल्टे लटकाए जाएंगे, कई मामलों में दूसरे में लपेट लिए जाएंगे। इस तरह की समस्याएं चल रही हैं। तो ये सारी चीजें बंद नहीं हुई हैं और न होंगी, और जब तक ये सारी चीजें बंद नहीं होंगी तब तक तो भूल जाइए कि आप समृद्ध होने वाले हैं। पिछली सरकारों में भी करप्शन था, तो पिछली सरकारों में था और इसमें भी था, तो फिर अंतर कहां से रह गया? सोचिए, गिर के नीचे आ गए। बांग्लादेश और वियतनाम से आप पीछे हो गए। क्या? निर्यात, आयात निर्यात के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आप अपने आत्मदर्शन नहीं किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, लोगों को मतलब उबाल लाया जा रहा है। ऐसा गिनाया जा रहा है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया यार, हमने तो इतना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा जो है महारत हासिल कर दिया। अरे राम मंदिर बनवाने से भाई कितने लोगों को काम मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाभिमान सही है, हम स्वाभिमान हमारा पूरा हो गया, मुसलमानों से हम जीत गए, भाई बहुत अच्छी बात है। भाई हमारा वहां बाबर, उसकी क्या औकात जो हमारे राम का घर तोड़ दे, मंदिर तोड़ दे, उनका जो है किला तोड़ के ऐसा कुछ गड़बड़ जो किया था उसको एकदम जो है भाई उसको फजियत होना चाहिए। यह जीत ठीक है यार, लेकिन आम आदमी का पेट कैसे भरेगा? लोग जो बेरोजगार हुए जा रहे हैं उनका क्या होगा? इस लॉकडाउन में जो त्रासदी आई है, ठीक है ये तो आपदा है, आपदा का वास्ता देकर आप कुछ भी कर लोगे, बच लोगे। आपदा खत्म भी हो जाएगी, बीच में थोड़े थोड़े दिन के लिए खत्म भी तो हुई थी। तो उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे लोगों की जिंदगियों को लाइन पर लाया जाए। कुपोषण का सर्वे आया है कि कितना बड़ा संख्या में बच्चे यहाँ कुपोषित हैं और संक्रमित हैं, बीमार हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। अब विदेश वाले जो देख रहे होंगे कि भैया ये तुम्हारी लाशें गंगा में जिस तरह से तैर रही हैं और तुम लोग जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सटीक दे पा रहे हो, तो जैसे उनकी हम लोग कल तक हाय तौबा किए हुए थे इटली वगैरह का या अमेरिका के बारे में सोच रहे थे, वैसे वो लोग भी तो सोच रहे होंगे ना। तो बहुत सारी चीजें हैं और ये सब बहस का मतलब मुद्दा हमारा और आपका नहीं है तो ये नेताओं का जो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अब वही है कि बस मान तो लें, स्वीकार नहीं कर सकते ना, हार मान ही नहीं रहे हैं, कोई स्वीकार नहीं कर रहे हैं लोग।
ये बस वही कूटा जा रहा है कि नहीं भैया हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपनी अपनी राग अपनी अपनी डफली पीटने पर लगे हैं लोग। चलिए, मैं नेताओं की बात अगर आ ही गई है तो एक नेताओं के विषय पे एक शानदार सा युक्ति लेकर मैं अभी आ रहा हूं और इस पे बात करेंगे। ये तो हो गई जनता के तरफ से पक्ष रखने वाली बात, लेकिन हम नेताओं की तरफ से भी बोलते हैं, और नेताओं की तरफ से हम क्या बोलते हैं हम अभी आप लोगों को दिखाते हैं। फॉलो कर लीजिएगा और रियल रिपोर्टर न्यूज पे रहिएगा। ये न्यूज है और इसी तरह के तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग विषयों से कुछ न कुछ तलाशेंगे, कुछ न कुछ देखेंगे जिस पर समाज मंथन हो सके, जिस पर समाज जागरूक हो सके। जय हिंद।